नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो सेट नंबर 8 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का सेट लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग के 5 से लेके 6 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। आपको पता होगा हाल ही में 7वां आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था यूएई में। तो 2021 का जो आपका T20 विश्व कप था, इसके पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7वें आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो बाबर आजम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर आजम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर आजम किस देश के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी पहले प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का आपको जवाब देना है। और डेनमार्क ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता जिनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, आपको बताना है कि ये जो विक्टर एक्सेल्सन ये किस देश से संबंधित हैं। तो डेनमार्क ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता आपके थे विक्टर एक्सेल्सन और इनका संबंध है डेनमार्क से। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो भी आप प्रतियोगिताएं याद करते हैं खेलों की, जैसे आपका फ्रेंच ओपन हो गया और भी जो भी टूर्नामेंट होते हैं, उनके विनर्स के नाम के साथ साथ उनका जो देश है, संबंधित देश है, किस देश के वो रहने वाले हैं, उनको भी आप याद करके रखिए। क्योंकि अब इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट खिलाड़ी का नाम न पूछकर खिलाड़ियों का देश पूछ लिया जा रहा है या किसको हराते हैं वो पूछ लिया जा रहा है। तो आपको सब कुछ याद करके ही एग्जाम में बैठना है। तो विनर्स का नाम तो आपको याद ही रखना है। विनर्स के नाम के अलावा कुछ उनको, मतलब विनर्स ने किसको हराया, यानी कि उस टूर्नामेंट का उपविजेता कौन रहा, इसके अलावा उपविजेता का देश कौन सा है, विजेता का देश कौन सा है, सभी चीज़ आपको याद रखनी है। क्योंकि इसी तरह के आप एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में अब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो सब कुछ आपको डिटेल में याद करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क के रहने वाले हैं आपके विक्टर एक्सेल्सन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एम्स एक जंग लड़ते हुए, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एम्स में जंग लड़ते हुए इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के राइटर आपके हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया था, जिसका नाम था एम्स में जंग लड़ते हुए। आपको पता होगा अक्टूबर 2021 में नासा के द्वारा एक लूसी मिशन लॉन्च किया गया था। मतलब इस लूसी मिशन का संबंध किस ग्रह से था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 2021 के अक्टूबर महीने में जो नासा के द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया था, इसका संबंध था आपका बृहस्पति ग्रह से। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह से। अगला प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर्स का ही है और यहाँ पे नोबेल पुरस्कारों से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप जवाब दीजिए इसका। तो आइए इसको देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना होता है, थोड़ी सी मिस्टेक आपके प्रश्न को एकदम गलत कर सकती है। तो पहला यहाँ पे कथन दिया गया है, इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार रूस की मारिया रेसा को दिया गया। तो इस कथन में आपको लग रहा होगा कि मारिया रेसा को तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया ही गया है, तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी गई है, उनका देश यहाँ पे गलत लिख दिया गया। ये रूस की नहीं रहने वाली है मारिया रेसा, आपकी रहने वाली है कहाँ की? तो ये रहने वाली हैं फिलीपींस की। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक आपको जो है कंफ्यूज कर सकती है। आप डायरेक्टली नाम देखकर मारिया रेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। तो आपको प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर देते हैं एग्जामिनर जो आपके होते हैं, थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं, जो आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं, इसी कारण से आपका जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे उनका देश जो है यहाँ पे बदल दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो पहला कथन है आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिलीपींस दिया होता और फिलीपींस की मारिया रेसा दिया होता तो आपका पहला कथन सही हो गया होता। लेकिन इस हिसाब से आपका पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका देश यहाँ पे गलत दिया गया है। लेकिन व्यक्ति का अगर हम नाम देखें तो मारिया रेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, लेकिन उनका देश यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या दिया गया यहाँ पे? दूसरा कथन आपका दिया गया है, साहित्य का जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह तंजानिया के
अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। तो सेकेंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, उनका कंट्री और उनका नाम बिल्कुल सही दिया गया है। साहित्य का जो 2021 का नोबेल पुरस्कार था, मतलब जो साहित्य में दिया गया, लिटरेचर में दिया गया, वो तंजानिया के जो व्यक्ति थे अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, यहाँ पर होगा गुरनाह को दिया गया। तो सेकेंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल बी, यानी कि केवल बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं पहले में क्या मिस्टेक थी? मारिया रेसा को तो दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार है, दो लोगों को दिया गया। एक थी आपकी मारिया रेसा थी, एक थी आपकी मारिया रेसा जो कि रहने वाली है कहाँ की? तो मारिया रेसा आपकी रहने वाली है फिलीपींस की रहने वाली हैं, फिलीपींस की रहने वाली हैं। और एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था, वो रूस के व्यक्ति थे, उनका नाम था दमित्री। क्या नाम था उनका? रूस वाले का क्या नाम था? तो दमित्री मुराटोव। तो रूस के रहने वाले थे दमित्री मुराटोव, उनको दिया गया था आपका क्या? तो नोबेल पीस प्राइज। तो दो लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव को। तो इनके बारे में आपको याद रखना। नोबेल पीस प्राइज के नाम, विनर्स के नाम तो आप याद ही रख लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है? यानी कि संपूर्ण जो जीवन चक्र है उस नदी का, वह केवल राजस्थान तक ही सीमित रहता है, वह राजस्थान से बाहर नहीं जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बनास नदी। जो आपकी बनास रिवर है, यह अपना संपूर्ण जीवन चक्र जो है वह राजस्थान में ही पूरा करती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान में ही पूरा अपना जीवन चक्र कौन सी नदी पूरा करती है? तो बनास रिवर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और संसद संविधान में किस प्रकार से संशोधन कर सकती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत से कर सकती है, सभी राज्यों की आधी सहमति से, विशेष बहुमत से। यानी कि इन तीनों तरीकों से जो संसद हमारी है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वह अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकती है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका ग्रीन मफलर है कॉन्सेप्ट, ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीन मफलर का संबंध आपका किससे हो जाएगा? यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है आपका ग्रीन मफलर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है आपका क्या? तो ग्रीन मफलर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपको बताना है कि यह किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह किसकी आत्मकथा है? तो आप याद कर लीजिएगा, यह आत्मकथा आपको मिलेगी नेल्सन मंडेला की। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये महान व्यक्ति थे आपके नेल्सन मंडेला। इनको बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे भारत रत्न इनको दिया गया। भारत रत्न आप याद रखिएगा, ये दूसरे विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। पहले आपके थे अब्दुल गफ्फार खान और सेकेंड आपके नागरिक थे नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। 1990 में ही आपको भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया था भारत रत्न, यानी कि भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से यह एक ही साथ दिया गया था आपका भारत रत्न 1990 में। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को जो है और नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1993 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा नेल्सन मंडेला को एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था 2008 में। उसका क्या नाम था? उस पुरस्कार का नाम था गांधी शांति पुरस्कार। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिले थे। और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं, लेकिन वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन ये 3 पुरस्कार आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। सेकेंड, ये विदेशी नागरिक थे नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। तथा 1990 में ही भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया था भारत रत्न। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज दिया गया था नेल्सन मंडेला को 1993 में, और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार से नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होने वाला है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी की जो जयंती होती है उसको हम भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। वहीं 25 दिसंबर किसका जन्म दिवस होता है?
अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, उसको हम मनाते हैं भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। वहीं 31 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनको हम कहते हैं लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है वह भारत में होता है 31 अक्टूबर को। और भारत में 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा स्टेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है? तो ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है इंग्लिश चैनल। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लिश चैनल। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसके अलावा अगर हम 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में जो ऑप्शन आपका बी दिया गया 24 अप्रैल, इसका जवाब आपको देना है। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया होगा आपको कि 24 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस भारत में मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 13वां प्रश्न, मीरा कुमार निम्नलिखित में से कौन से क्रम की लोकसभा स्पीकर थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका कार्यकाल शुरू होता है 2009 में और ख़त्म होता है 2014 में, यानी कि ये 2009 से 2014 के मध्य जो है लोकसभा स्पीकर बनती हैं। तथा ये कौन से क्रम की थी? तो ये 15वें नंबर की थी लोकसभा स्पीकर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि बीमा, भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, भारत में जो बीमा क्षेत्र है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था उसको हम कहते हैं इरडई। तो इसे आप याद रखिएगा, इरडई, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इससे जुड़े जो भी फैक्ट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इरडई से। सबसे पहले इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इरडई कहते हैं। यह किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। और इसको जो है इसके 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो एक्ट है वो 1999 का है। तथा इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर मिलेगा? तेलंगाना के हैदराबाद में आपको मिलेगा वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसका पूरा नाम तो आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1999 में। तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष आपको मिलेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है वुलर झील। और यह कहाँ पे स्थित है? ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे माले देश की राजधानी आपसे पूछी गई है। तो माले देश की राजधानी क्या है? तो मालदीव हो जाएगा। मतलब माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की जो राजधानी है आपको मिलेगी माले। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो माले है आपकी मालदीव की राजधानी है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इस प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां यमुना की सहायक नदी हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, यानी कि उपर्युक्त सभी जो नदियां आपके सामने दी गई हैं ये तीनों नदियां आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसको अचानक से वापस ले लिया जाता है। तो आपको उस कारण का नाम बताना है जिस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यहाँ पे 4 कारण आपके सामने दिए गए हैं, एक कारण आपको सही बताना है इसमें से कौन सा है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आपका असहयोग आंदोलन था यह किस कारण से वापस ले लिया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा। तो चौरी चौरा नामक स्थान जो मिलेगा आपको गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के, यहीं पे एक घटना घटित होती है जिस घटना को नाम दिया जाता है चौरी चौरा
हत्याकांड या हिंसक घटना कह लीजिए, इसी घटना के बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऐसा क्या हुआ था इस घटना में जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इस घटना में जो भीड़ थी, भीड़ के द्वारा पुलिस थाने पर हमला करके आग लगा दिया जाता है, जिस कारण से आग के कारण जो पुलिसकर्मी थे थाने के लगभग 22 ऐसा बताया जाता है डेटा के हिसाब से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, यानी कि 5 फरवरी को, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 5 फरवरी को जो है यह घटना आपकी घटित होती है। 5 फरवरी 2022 को 1922 को जो है आपकी 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित होती है, चौरी चौरा हत्याकांड। तथा इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 7 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 7 फरवरी 1922 को किस जगह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, यह भी एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो उस समय महात्मा गांधी थे गुजरात के बारदोली में। कहाँ? तो उस समय महात्मा गांधी थे गुजरात के बारदोली में, तथा इसी जगह से महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 7 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तथा जिस दिन 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक थे बाल गंगाधर तिलक जी, उनका निधन भी उसी दिन हो गया था जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की जो स्थापना थी 1875 में मुंबई में किया गया था, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तथा वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक और फेमस नारा है जो इनके द्वारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, इसका नाम था भारत भारतीयों के लिए। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती को हम भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। प्रतिरोध जो है किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध को हम किस उपकरण की सहायता से मापते हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध को हम ओम मीटर की सहायता से मापते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम मीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसकी बनी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ड्राई आइस आपकी बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि CO2 की। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो देश के जो 4 महानगर थे उनको राजमार्ग से जोड़ने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था, जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो सड़क परिवहन से संबंधित आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। देश के 4 सबसे बड़े महानगर कौन थे उस समय जब यह योजना चालू की गई थी? एक दिल्ली था, एक आपका मुंबई था, एक आपका चेन्नई हो गया और एक आपका कोलकाता हो गया। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, सड़क परिवहन से संबंधित थी यह आपकी परियोजना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो -40 डिग्री पर जो है आपके सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के जो तापक्रम होते हैं वो समान रहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मॉर्फिन का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो मॉर्फिन का उपयोग जो है दर्द निवारक के रूप में होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्द निवारक के रूप में जो है आपका मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दर्द निवारक के रूप में एक तरह से आपकी मॉर्फिन जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉर्फिन जो आपकी दवा होती है लगभग यह अफीम से बनाई जाती है।
तथा यह एक निश्चेतक के रूप में जो है इस्तेमाल में आती है, जिसके सहायता से जो मरीज होते हैं उनको दर्द का कम अनुभव होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो सेट नंबर 8 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की सीरीज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।